वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करवाया जा रहा है। और आज क्लास का 11वां दिन हुआ है। आज क्लास का 11वां दिन हो रहा है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज का क्लास को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत में लौह धातु का सबसे पहले प्रयोग किस सभ्यता ने किया था? तो भारत में लौह धातु का प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता ने किया था? तो वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल में सबसे पहले लोहा का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों की आजीविका क्या थी? वैदिक लोगों की आजीविका क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिल्पकला, ऑप्शन डी पशुपालन। तो वैदिक लोगों की प्रमुख आजीविका क्या थी? तो ये थी पशुपालन पर थी वैदिक लोगों की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या था? तो ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन बी प्रशासनिक सभाएं, ऑप्शन सी व्यापारिक संगठन, ऑप्शन डी न्यायालय। तो सभा और समिति क्या था वैदिक सभ्यता में? तो ये प्रशासनिक सभा थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए है बहुत निम्न, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दासता, ऑप्शन डी सीमित अधिकार। तो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी? तो समान थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दास और दासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो दास और दासी का सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ हुआ था? तो हुआ तो ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन ए है कुरु, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काशी। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा था? तो ये था कुरु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कुरु, ऑप्शन डी द्रविड़। तो निम्न में से कौन महाजनपद नहीं है? तो मगध है, अवंती है, कुरु है, द्रविड़ नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी प्राम मतलब पहले कहाँ थी? मगध की राजधानी पहले कहाँ पर थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी पहले? तो राजगिरी में थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था?
तो बिंबिसार किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का बिंबिसार था। तो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? अभी बताए थे बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो ऑप्शन ए है हर्यक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी है नंद वंश, ऑप्शन डी है मौर्य वंश। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्मनम, ऑप्शन डी उदयन, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो अजातशत्रु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीता था? अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीता था? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती, ऑप्शन डी काशी। तो अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीता था? तो लिच्छवी को जीता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में राजगिरी को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में राजगिरी को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी वैशाली। तो बौद्ध ग्रंथ में राजगिरी को क्या कहा गया है? तो गिरिव्रज कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर, गिरिव्रज कहा गया है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसने किया था? तो महाकश्यप ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी राजगीर। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी है अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी काला अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए
मोगलिपुतिस्त, ऑप्शन बी है उपाली, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो किसने किया था? तो मोगलिपुतिस्त ने किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पर भेजकर किया था, कहाँ कहाँ भेजा था? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी यूनान या उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कहाँ किया था? तो ये श्रीलंका में भी हुआ था, म्यांमार में भी हुआ था, यूनान में भी हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी स्तंभ के सिंह, ऑप्शन सी है धर्म चक्र, ऑप्शन डी है हाथी। तो अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ के सिंह है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा प्रयुक्त कौन सी लिपि थी? तो ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी ग्रीक। तो अशोक के द्वारा प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मणी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब इस क्लास का आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाला है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर लीजिए। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है इस क्लास का। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन ए संस्कृत में थी, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी तमिल। तो अशोक के शिलालेख की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप सब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही चैनल ऐसी क्लास के लिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर लीजिएगा। हर क्लास अपलोड होते ही आपको पास सबसे पहले आ जाए। बस तो आज के क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।